एक सुपरहिट फिल्म वो नहीं होती जिसका हीरो अच्छा होता है, एक सुपरहिट फिल्म वो होती है जिसका डायरेक्टर अच्छा होता है। कि जीवन का निर्माण यहाँ निस दिन चलता है, स्वर्ण यहाँ मत ढूंढो, यहाँ मानव ढलता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो मुंगेली के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। भैया राजेंद्र वैष्णव जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज आप मुंगेली के एक सम्मानित नेता हैं, तो यहाँ तक का आपने सफ़र कैसे तय किया? मेरा प्रारंभ तो संघ की शाखा जाने से प्रारंभ हुआ। 5 वर्ष के आयु से मैं संघ की शाखा जाना प्रारंभ किया। जन्म मेरा सिवरी नैन के पास कुसमा करके गांव है, मेरा मामा गांव है, वहाँ जन्म हुआ। सिवरी नैन में मैं संघ की शाखा जाता था और संघ में ही पहला दायित्व, जिसको अपन गठ नायक कहते हैं, ये पहला दायित्व रहा और उस समय वह दायित्व बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व था। बाद में चूँकि मुंगेली पैतृक निवास है, पिता दादा परदादाओं का घर मुंगेली है, तो यहाँ मैं 8वीं क्लास से मुंगेली आया और यहाँ भी मैं संघ की शाखाओं में लगातार जाता था। 9वीं क्लास से चूँकि संघ की शाखाओं में सम्मानीय अरुण साव जी और बहुत अपने मुंगेली के प्रमुख लोग भी जाते थे उस समय, उनके संपर्क में आए तो विद्यार्थी परिषद में सदस्यता हुई और छात्र जीवन में स्कूल में सर्वप्रथम बिहार स्कूल में स्कूल इकाई का मंत्री ऐसा दायित्व प्राप्त हुआ और वो प्रथम दायित्व था विद्यार्थी परिषद की दृष्टिकोण से। और स्कूल इकाई के मंत्री से नगर मंत्री, नगर का अध्यक्ष, नगर का संयोजक, उस समय मुंगेली जिला चूँकि नहीं था, बिलासपुर जिला था, तो बिलासपुर जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद में और बिलासपुर विभाग प्रमुख, ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने का सौभाग्य मिला। विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रांत के अधिवेशन, अभ्यास वर्ग और 1 वर्ष पूर्णकालिक कंवर्धा जिला संगठन मंत्री, ऐसा लगभग 10 साल विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद युवा मोर्चा में मुंगेली नगर का महामंत्री बनाया गया, फिर नगर का अध्यक्ष बना, फिर अविभाजित बिलासपुर जिले में ऐसा सौभाग्य है कि मुंगेली से अविभाजित बिलासपुर जिले में अरुण साव जी जिला महामंत्री हुआ करते थे। उसके बाद मुंगेली से मुझे लगता है मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं बिलासपुर ज़िले में युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा। फिर मुंगेली ज़िला बना तो मुंगेली ज़िला में भी प्रथम कार्यकारिणी में युवा मोर्चा में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी रही। 10 साल लगभग मैं युवा मोर्चा में भी काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिले का मंत्री ऐसा दायित्व मिला। फिर कंवर्धा विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य ऐसा दायित्व है वर्तमान में। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जांजगीर जिले में भी काम करने का अवसर मिला। ऐसे अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भाजपा ऐसे लगातार काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आप संघ, विद्यार्थी परिषद और भाजपा तीनों संगठनों में आपको कार्य करने का अवसर मिला है, तो तीनों संगठनों में कुछ अंतर आप पाते हैं क्या? देखिए क्या है कि तीनों संगठन अलग अलग नहीं हैं। संघ परिवार है, मूल संगठन संघ है, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं। युवा मोर्चा कोई अलग संगठन नहीं है, यानी हाँ विद्यार्थी परिषद संघ परिवार का एक अलग संगठन है। तो सभी संगठनों में 2-3 चीज़ कॉमन होती है। एक अनुशासन, दूसरा भाईचारा, परिवार की भावना, पारिवारिक संगठन है, हम सब एक परिवार हैं, इसी भावना, मित्रता, प्रेम, ये संघ परिवार के सभी संगठनों में ये गुण पाए जाएंगे।
जब मैं संघ की शाखा जाता था तो मैं छोटा बच्चा था, तो खेलने जाता था। तो सुबह और शाम दोनों समय खेलने जाना है, एक ऐसा भाव होता था। वो जो बचपन में वहाँ जो नारा लगाए हम लोग, जय शिवाजी जय भवानी संगठन में शक्ति है, ये नारा भविष्य में मंत्र बना। विद्यार्थी परिषद में जो मित्र बने आज भी वो मित्र हैं। व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर मिला। और भाजपा युवा मोर्चा में भी अनुशासन के साथ, परिवार भाव के साथ, तो ये सभी संगठनों में जो संघ परिवार के अंग हैं उसमें ये सब चीज़ कॉमन होते हैं। और सभी संगठनों का अपना एक आनंद है, मज़ा है काम करने। तो भैया आपको इतने सालों का अनुभव है, इतने सालों में आपका कोई एक ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कार्यक्रम जिसे आप आज भी याद करते हैं? मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ता था तो नगर सह मंत्री का दायित्व था। हमारे स्कूल में क्रीड़ा शिक्षक पीटीआई जिसको कहते हैं, उनके विरोध में बहुत से छात्र आंदोलित थे। तो सभी छात्रों की का रैली निकाल के BR100 स्कूल से थाना आए थे अपन, नारेबाजी करते, अनुशासित रूप से रैली लेके। 18 साल की आयु, आंदोलन का पहला अनुभव था वो। चूँकि पहला था इसलिए उसका एक अलग उत्साह था, अनुभव भी है और याद भी है वो, कि स्कूल से कैसे हम एक रैली निकाल के आए, बड़ी भारी संख्या में आए, थाने तक आए और पुलिस वाले लोग हमको समझाते थे। कोई बहुत अधिक आयु नहीं थी हमारी, तो एक मस्तिष्क में, स्मरण में वो चीज़ अंकित है आज भी। बाकी कई सारे आंदोलनों में सहभागी होने का अवसर मिला। रचनात्मक कार्यक्रम भी बड़े बड़े अपने कार्यकाल में हुए, उसमें सहभागी रहा मैं। आपको कवर्धा विधानसभा प्रभारी एक ऐसे समय में बनाया गया जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कवर्धा में एक दिग्गज नेता जो कि मंत्री भी थे उस समय में, मोहम्मद अकबर जी, वो थे, और आपने वहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की। तो उस परिप्रेक्ष्य को आप किस रूप में देखते हैं? वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत किया। पूरा संगठन के साथ साथ जनमानस में एक परिवर्तन की लहर थी। जनमानस में वर्तमान विधायक के प्रति क्रोध था, वर्तमान नेतृत्वकर्ता के प्रति आक्रोश था। वहाँ जो घटनाएं घटी थी पूरे सभ्य समाज के लिए कलंक था वो। तो कार्यकर्ताओं का परिश्रम, नेतृत्व का परिश्रम और चमत्कारिक नेतृत्व, विजय भैया अपने आप में बड़े, उनके साथ में रहने में ही उत्साह का अनुभव होने लगता है, ऐसा नेतृत्व। तो उन सब के साथ मिल के एक गिलहरी प्रयास जो होता है वो भूमिका मेरी रही। बाकी नल नील हनुमान जी सब वहीं थे, मेरी भूमिका गिलहरी की रही वहाँ। बड़ा आनंद आया, सीखने को मिला वहाँ के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। और सर्वप्रथम मेरे को घोषणा होने के बाद मैं सीधा बाबा भोरम देव के शरण में गया, वहाँ अभिषेक किया और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के बल से, उन्हीं की कृपा से यह परिणाम जो प्राप्त हुआ है, उन्हीं को समर्पित हुआ परिणाम। तो देवी कृपा, कार्यकर्ताओं का सहयोग, कार्यकर्ताओं का उत्साह, नेतृत्व का सहयोग और सामूहिक प्रयास से एक बड़ा रिजल्ट आया। ये सभी लोगों के प्रयास से हुआ। चुनाव के समय कवर्धा में मैंने भी सुना था कि आपने एक बहुचर्चित नारा दिया था, वो नारा आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे? नारा तो मेरा नहीं है, नारा अटल जी का है। और मुंबई अधिवेशन में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, अटल जी ने 3 वाक्य उस विषम परिस्थिति में बड़े बल के साथ, सामर्थ्य के साथ, और उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मैं कवर्धा के परिप्रेक्ष्य में केवल इसको दोहराया था
वहाँ के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए कि अंधेरा छटेगा, अकबर निपटेगा और कवर्धा में कमल खिलेगा। ये वहाँ के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए अटल जी की पंक्तियों को ही थोड़ा संशोधन करके मैंने दोहराया था। सभी कार्यकर्ताओं ने उस नारा को, वहाँ की जनता ने उस वाक्य को चरितार्थ किया। ये बड़ी बात है। मैंने भी ये नारा काफ़ी देखा था, उस समय काफ़ी बहुचर्चित नारा था ये और पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित था। भैया मैंने ट्विटर या फेसबुक में आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप और माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे विजय भैया दोनों हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहे थे। तो मेरे मन में ये इच्छा है कि वहाँ चर्चा क्या चल रही थी? हेलीकॉप्टर में तो कोई चर्चा हो नहीं सकती, आवाज़ इतना अधिक रहता है। हम लोग दर्शन करने जा रहे थे और चूँकि चुनाव की दृष्टि से जांजगीर लोकसभा विजय भैया की जिम्मेदारी थी, मेरे को भी उनके साथ लगाया गया था। तो अपन सोचे कि भगवान का आशीर्वाद लेके अपना काम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको कवर्धा के संदर्भ में बताया कि पहले बाबा भोरमदेव की शरण में गए थे, वैसे जांजगीर लोकसभा में पहले हम हनुमान जी की शरण में गए। तो वहीं हम दोनों उसी यात्रा के लिए गए थे। उसके बाद वहाँ से शक्ति में एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो उस दृष्टि से अपन लोग वहाँ गए थे। जैसा कि आपने बताया भैया कि जांजगीर लोकसभा सीट में भी आपका दायित्व था, तो वो समय ऐसा था जब पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, परंतु जांजगीर लोकसभा में आप 8 की 8 विधानसभा सीट हार चुके थे। फिर भी आप लोकसभा सीट को 60,000 वोटों से जिताए, तो वो ऐसी क्या रणनीति थी? हमारा सौभाग्य कहिए या प्रदेश नेतृत्व का विश्वास कहिए कि जब कवर्धा भेजा गया तो छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे अंतर से पिछला 18 का चुनाव कवर्धा भारतीय जनता पार्टी ने हारा था, लगभग 60,000 के आसपास। और जब रिजल्ट आया तो अपन 40,000 से जीते। तो 1 लाख का अंतर मान लीजिए, 60,000 का गड्ढा पाटे, 40,000 से जीते। अब ये बाबा भोरमदेव की कृपा से हुआ। फिर वहाँ का चुनाव पहले निपट गया था। फिर उसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने मुंगेली की जिम्मेदारी दी, सीधा उनको प्रदेश को के तरफ से जिम्मेदारी था। मुंगेली में भी उस समय ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, थोड़ा ऐसी परिस्थितियाँ कांग्रेस के लोग बना के रखे थे। लेकिन यहाँ भी भगवान की कृपा से हमेशा जो अंतर रहता था उससे अधिक अंतर से अपन मुंगेली में भी चुनाव जीत गए। विधानसभा का लगभग 11,000 के अंतर से चुनाव जीत गए। अभी इन्हीं सब विषयों को ध्यान रख के प्रदेश नेतृत्व ने जांजगीर लोकसभा की जिम्मेदारी दी। आपने सही कहा कि 8 विधानसभा वहाँ अपन हार चुके हैं। भाजपा विहीन लोकसभा था वो। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ बाबा भोरमदेव, वहाँ हनुमान जी। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ जी। तो मेरे को क्या है, पहले भगवान की शरण में जाता हूँ और उनको सौंप देता हूँ कि जो है विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सुभेगी दास में तोरा। तो उनके चरणों में यश अपयश सब उन्हीं के चरणों में, जीत हार सब उन्हीं के चरणों में समर्पित होता है। और वो हमारा जो हम अच्छे मन से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा भगवान देते हैं। बाकी बहुत लोग जांजगीर लोकसभा में इस चुनाव में बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, सबका ध्यान था उस लोकसभा को। माननीय मोदी जी की सभा हुई, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, सबके लिए महत्वपूर्ण चुनाव था। सबका उस लोकसभा पे सबसे ज़्यादा ध्यान था और सभी लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। माननीय विजय शर्मा जी वहाँ लगातार डटे हुए थे और बहुत से प्रदेश के कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, माननीय पवन साय जी का लगातार मार्गदर्शन, इस सब चीज़ों का कारण है वहाँ का परिणाम। जनता का आशीर्वाद हमको मिला और जनता समझती है। एक बार धोखा खाई थी विधानसभा में, उनके झूठे वादों के प्रभाव में वहाँ की जनता आ गई थी, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया और बार बार एक ही झूठ से परिणाम कोई नहीं ला सकता।
और भारतीय जनता पार्टी का काम, प्रदेश नेतृत्व का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम और सबसे बड़ा मोदी जी का नाम, उनका काम, ये विजयश्री का कारण था। जैसा कि भैया आपने बताया कि आप काफ़ी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, और मैंने भी आपके बारे में और मारुति धाम के बारे में काफ़ी सुना है, तो आपका और मारुति धाम का जो जुड़ाव है उस विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? सूर्यनारायण के पास देवरघटा मारुति धाम आश्रम है, वहाँ महाराज जी हैं, सब उनको बड़े महाराज जी कह के संबोधित करते हैं उस पूरे क्षेत्र में। हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह हमको प्राप्त है, और मुंगेली में बहुत लोगों को उनका स्नेह प्राप्त है, बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं। महाराज जी का जन्म स्थान तो बिहार छपरा है। राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति और महाराज जी के पड़ोसी हुआ करते थे। ऐसी मान्यता है कि महाराज जी का जन्म 1910 के आसपास हुआ है। बहुत समय दूधाधारी मठ में पुजारी रहे, उसके बाद सूर्यनारायण मठ उनके देख रेख में रहा। फिर वहाँ से देवरघटा जो गांव है वहाँ पर उनका स्थान बना। वनगमन मार्ग में भी वह स्थान शामिल है, और वनगमन कार्यकाल में वहाँ से भगवान नदी पार उतरे थे, उसी स्थान से पैसार घाट ऐसा कहा जाता है उस स्थान को। महाराज जी वहाँ 2007 के आसपास आए थे, वहाँ स्थान उनका बना। और आज के समय में कठिन है ऐसे दुर्लभ संतों का दर्शन प्राप्त होना, अद्भुत हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, और जिनको अपन भगवान कह सकते हैं, इस स्तर के महात्मा हैं। उनकी कृपा, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी ऊर्जा है। अगर आप मेरे पूरे जीवन को एक शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो मेरे महाराज जी, यही मेरे जीवन का एक शब्दों में वर्णन है। उनके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। वही मेरे जीवन है, वही मेरे सब कुछ हैं। वहीं से प्रारंभ है, वहीं से अंत है, वही में, उन्हीं में सब कुछ है मेरा। तो भैया हमने राजनीतिक चर्चा तो काफ़ी कर ली, अब हम आपके निजी जीवन के बारे से बातें करते हैं। तो मैंने सुना है कि आपके शादी के समय काफ़ी ज़्यादा पानी गिरा था, क्या यह सच है? करहिया में खाया था ना मैं ऐसा माता जी कहती हैं, और अपने छत्तीसगढ़ में मान्यता है। तो शादी के दिन तो बूंदाबांदी हुआ था, पार्टी के दिन बहुत पानी गिरा था। ठीक भी तो भैया आप अपने राजनीतिक कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, परंतु थोड़ा सा समय आपको, जब भी आपको फ्री समय मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री समय तो मिलता नहीं है, और बच्चों के साथ खेलना, इसमें ज़्यादा आनंद आता है। क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? क्या आप फिल्में देखते हैं? पहले देखता था, अभी बहुत दिन से तो नहीं देखा हूँ। तो आप कोई एक अपनी पसंदीदा फिल्म बता सकते हैं? मेरी पसंदीदा फिल्म पिताजी के साथ में देखता था, तो पिताजी के सबसे पसंद के हीरो थे राज कपूर साहब, तो उन्हीं की फिल्मों में ज़्यादा देखता था। उस समय छोटा था तो पिताजी के साथ ही देखता था, उनकी लगभग फिल्में मेरे पसंद आती थी। भैया आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? घर का दाल भात सब्जी, और जैसे घर में माता जी जब खट्टे का जिमी कांदा सब सब्जी बनता था, थोड़ा ज़्यादा खाता था मैं, ऐसा है। खाने के साथ साथ क्या आपको बनाना भी पसंद है? नहीं, बनाना नहीं आता मेरे को। जैसा कि आपने बताया कि खाली समय में आप कुछ फिल्में देखना पसंद करते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स के फील्ड में आपकी रुचि क्या है? मैं अपने छात्र जीवन में कबड्डी खेलता था, खो खो खेलता था, क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ, और क्रिकेट देखता भी था, पहले खेलता भी था। जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, तो आप बॉलिंग करना पसंद करते थे कि बैटिंग करना पसंद करते थे? बैटिंग करना पसंद करता था। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा था? सचिन तेंदुलकर। सचिन। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल, आप युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं,
तो जो युवा हमें देख रहे हैं और वो राजनीति में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो आपकी उनको क्या सलाह है? पहला तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। राजनीति में क्या है, धीरज सबसे बड़ा विषय है। बहुत जल्दी लोग उतावले हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए ऐसा भाव रहता है। शॉर्टकट नहीं होता, किसी क्षेत्र में नहीं होता, राजनीति में भी नहीं होता। अगर वो आप अपनाएंगे तो कुछ क्षणिक सफलताएं तो मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको वैसा परिश्रम, वैसा पुरुषार्थ, वैसा संयम, पेशेंस बहुत आवश्यक है राजनीति में। युवाओं की बहुत आवश्यकता है, अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है राजनीति में। उनको आना ही चाहिए इस क्षेत्र में। सेवा का भाव लेके आए, ईमानदारी को अपना सूत्र बनाएं और परिश्रम करें, धीरज रखें। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने पहले से निश्चित कर रखी है, तो उन पे विश्वास रखें कि जो उन्होंने निश्चित की है वो हमारे हित में है। इसलिए बहुत अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा पालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप काम करते रहिए, जो ईश्वर ने तय किया है वो आपको प्राप्त होगा, और जो आपको प्राप्त हुआ है उसको पर्याप्त ऐसा भाव रख के अगर जीवन जिया जाए तो संतुष्टि भी होती है काम करने का। और बाकी मौज से, मस्ती से, उत्साह से इस क्षेत्र में काम करना है, लोगों की सेवा करना है, ऐसा भाव लेके इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना है, लेके ऐसा सोच के इस क्षेत्र में युवा वर्ग, शिक्षित, ईमानदार लोग इस क्षेत्र में आएँ, ऐसा इस राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। हम सब उनका स्वागत भी करते हैं। ठीक भैया, यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे एक मूल मंत्र दीजिए, तो आप क्या मूल मंत्र देंगे? विद्यार्थी परिषद में अपने छात्र जीवन में 2 लाइनें अपने भाषणों में भी बोलता था और मेरे को अच्छा लगता था कि जीवन का निर्माण यहाँ निस दिन चलता है, स्वर्ण यहाँ मत ढूंढो, यहाँ मानव ढलता है। ऐसा संगठन में अपन काम करते थे, वो चरित्र निर्माण का संगठन था। तो वो जो प्राप्त हुआ, वो जो आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, जो चरित्र निर्माण हुआ, यही जीवन का मूल मंत्र है। उसी के सहारे हम जीवन जी रहे हैं। यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से आपके लिए सब प्रेम भेंट।